अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं किरण आफ्ताब। बहुत अहम तरीन मामला आपको बताएं। सबसे पहले इसी बड़े मामले की तफसील आपके सामने रखें। हम बात कर रहे हैं साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की मुबैना हिरासानी की शिकार खातून की, सारे मामले की। उन्होंने अपने ऊपर बीते मजालिम की दास्तान पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने रख दी। मुतासरा खातून ने बताया उसके खिलाफ 40 झूठे मुकदमा दर्ज किए गए, 50 दिन का रिमांड लेकर टॉर्चर किया गया, वीडियो भी बनाई गई। डीजी नैब शहजाद सलीम से गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग भी पेश कर दी। पीएसी ने अदम हाजिरी पर जावेद इकबाल के वारंट जारी करने का इंदिया दे दिया है। तफसीलात इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट में। साबिक चेयरमैन नैब के हाथों हरासगी का सामना करने और सच सामने लाने पर झूठे मुकदमात में गिरफ्तारी और तशद्दुद की दोहरी अजियत का शिकार होने वाली खातून की 2 साल बाद सुनी गई। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने मुतासरा खातून को बुलाकर बयान रिकॉर्ड कर लिया। अब पीएसी के पास अगर वो शिकायत आई है, हालांकि उसमें कोई फंड्स का मामला तो नहीं है, लेकिन क्योंकि ये एक ऐसा अदारा है जो इस मामले को प्रोब कर सकता है, तो मेरे ख्याल में शायद एक दफा नहीं आएंगे, 2 दफा नहीं आएंगे, तीसरी दफा आना तो पड़ेगा। मुतासरा खातून ने रोते हुए पीएसी को खुद पर बीते मजालिम की पूरी दास्तान सुना दी। मुतासरा खातून के मुताबिक वो जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल से पहली बार उस वक्त मिली जब वो सिर्फ लापता अफराद कमीशन के सरबराह थे। उसके बाद वो पीछे ही पड़ गए। वीडियो बनाकर उन्हें बेनकाब किया तो दुश्मनी पर उतर आए। चेयरमैन नैब लगे तो फोन करके धमकी दी कि अब मैं चेयरमैन नैब लग गया हूँ, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। 2 दिन बाद ही मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। बच्चों से रेप और अगवा समेत 40 झूठे मुकदमात बनाए गए। 50 दिन का रिमांड लेकर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मर्दाना अमले ने कैमरे के सामने कपड़े उतारकर तलाशी ली। डीजी नैब शहजाद सलीम ने बरहना करके वीडियो भी बनाई। खातून ने शहजाद सलीम के साथ अपनी गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग भी पीएसी में पेश कर दी। चेयरमैन पीएसी ने मुलव्वस अफराद को निशाने इबरत बनाने का ऐलान कर दिया। कोई भी बंदा इन्वॉल्व हुआ, उस बीबी ने आजम खान का नाम लिया है तो उसको बिल्कुल उसको भी और कोई भी ये ना समझे कि पाकिस्तान में माएँ बहनें और बेटियां उनके सर पे चादर नहीं है। आपके भाई आपके यहाँ पे नेशनल असेंबली में, सेनेट में या यहाँ पे सारे जो हैं ये आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंशाअल्लाह खड़े हैं। चेयरमैन पीएसी नूर आलम ने मौजूदा चेयरमैन नैब जाहिर शाह को मामले की तहकीकात करके तमाम मुलव्वस अफराद के खिलाफ FIR दर्ज कराने की हदायत कर दी। आइंदा इजलास में अदम हाजिरी पर साबिक चेयरमैन नैब के वारंट जारी करने का इंदिया भी दे दिया। कहा वज़ीर-ए-आज़म को सिफारिश करेंगे कि जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को लापता अफराद कमीशन की सरबराही से भी हटाया जाए। कमेटी रूम में बैठे साफियों को मुतासरा खातून से सवालात करने से रोक दिया गया। ये मामला शुरू कहां से हुआ, कितनी परेशानी उठानी पड़ी। साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल के हिरासानी केस में मुतासरा खातून ने समा को तहलका खेज इंटरव्यू दिया। बहुत कुछ बताया कि चेयरमैन नैब की वीडियो पब्लिक करना वो नहीं चाहती थी। पीएम हाउस के पोर्टल पर सबूत के तौर पर इसे भेजा था, मगर फिर क्या हुआ, उनसे पूछे बगैर ही ये वीडियो ऑन एयर करवा दी गई। इमरान खान से मुलाकात हुई तो उन्होंने मजीद वीडियोस मांगी थी। मुतासिरा खातून ने कहा कि वीडियोस का फायदा तो पीटीआई को हुआ, उनकी गवर्नमेंट को पहुंचा। पीएसी में वीडियोस दिखाई हैं जिसमें साबिक चेयरमैन नैब ने धमकी दी थी कि अगर किसी भी ऑफिस में बैठी नजर आई तो आपके टुकड़े झंग तक जाएंगे। मुतासिरा खातून ने यह भी कहा कि वीडियो सामने आने के बाद से जावेद इकबाल घबराए नहीं, बल्कि कहा कि मैं तो चेयरमैन नैब हूं, मैं तो बड़ा ताकतवर हूं। खातून परेशान होती रही, उन्हें हिरासा किया जाता रहा, वो आवाज उठाने की कोशिश करती रही। बजाय इसके कि उनको प्राइवेसी दी जाती, बजाय इसके कि उनके मामले को सॉर्ट आउट किया जाता, वजीर आजम तक उन्होंने अपनी बात पहुंचाई, लेकिन कुछ ना हुआ। खातून मुसलसल परेशान होती रही। अब वो सोचती है कि शायद उन्हें इंसाफ मिले। अब तक की कहानी उन्होंने बताई। समा को तहलका खेज इंटरव्यू दिया, हम आपको दिखाते उन्होंने क्या कहा। वीडियो बनाने की नौबत उस वक्त पेश आई जब मैंने देखा कि वो अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रहे हैं। उन्होंने मुझे हरासा करने का सिलसिला जारी रखा, मेरे मना करने के बावजूद जो मुझे हरासा करते रहे। अभी पीएसी में भी मैंने वो वीडियो चलाई है जिसमें उन्होंने मुझे ये तक कहा कि आप किसी और ऑफिस में मुझे बैठी नजर आई है किसी और के साथ तो आपके टुकड़े झंग जाएंगे। मैंने उनको एक्सपोज करने के लिए वो वीडियो बनाई। मैंने उनको कहा भी कि मैं अब मुझे कॉल्स करना, मैसेजेस करना, थ्रेट करना बाज नहीं आएंगे तो मैं ये वीडियो ऑन एयर दे दूंगी उनको डराने के लिए। लेकिन उन्होंने उल्टा, उन्होंने क्या डरना था, उन्होंने मुझे कहा कि मैं चेयरमैन नैब हूँ, मैं ताकतवर हूँ और मैं कुछ भी कर सकता। और उन्होंने मेरा ख्याल है कोई कसर नहीं छोड़ी
जो अपनी वो ताकत उसको यूज़ कर सकते थे। मुझे अभी तक थ्रेट्स हैं, मुझे मेरी गाड़ी पे फायरिंग भी की गई जंग में, जो मेरा होम टाउन है वहाँ पे। उसके अलावा मुझे डिफरेंट तरीके से नैब ने भी प्रेशराइज़ किया कि आप हट जाएं केसेस से, जो मैंने नैब को अदालतों में लेके गई केसेस में। 2-3 दफ़ा मेरी उनसे ही मुलाकात हुई आज़म खान साहब से, और 2-3 दफ़ा इमरान खान साहब से PM हाउस में। उन्होंने मुझे यकीन दहानी करवाई कि केसेस ख़त्म होंगे, लेकिन नहीं हुए। मुझे क्या इंसाफ मिलना था, मैं तो अभी 4 साल से धक्के खा रही हूँ अभी तक, और उसके जो है वीडियोस के बेनिफिशरी तो PTI वाले ही रहे, PTI गवर्नमेंट रही। उन्होंने क्या बताया था इमरान खान ने? उन्होंने ये कहा कि जो चेयरमैन की वीडियोस हैं आपके पास, हमें दें, हमें सारी वीडियोस दें, हम इस पे इंक्वायरी टीम बिठाएंगे, कमेटी तश्कील देंगे और आपको जो है इस पे इंसाफ दिया जाएगा। लेकिन मैंने उनसे कहा कि मैंने कुछ वीडियोस उनको दी, मैंने इनसे कहा कि आप इस पे मेरी इंक्वायरी स्टार्ट करवाएं। इससे मेरे हस्बैंड भी जेल में थे और मैं डिफरेंट किस्म के थ्रेट्स में थी, मेरे पे FIRs दी जा रही थी। तो लेकिन उसका ये हुआ कि वो वीडियोस यूज़ की गई। उसके बाद उन्होंने मुझसे और भी तकाजा किया कि आपके पास अगर और भी सबूत हैं तो दें, लेकिन मेरे साथ जैसा हो चुका था उसके बाद फिर मैं उनको और कुछ नहीं दे सकी। जो लाहौर की नैब की टीम है वो सारी उन्होंने मेरा ख्याल इसी मकसद के लिए रखी हुई है, लोगों को हरासा करने के लिए, उनकी इज्जतें उछालने के लिए। और वहाँ पे उसमें DG शहजाद सलीम भी शामिल थे, उसमें ये नवाजिश साहब भी शामिल थे, सारे शामिल थे। सिर्फ 6 कंप्लेनर्स थे जिसको पकड़ के उन्होंने पकड़ा के इधर उधर से प्लांट करके लोग मेरे ऊपर रेफरेंस बनाया। जेल में मेरे से DG शहजाद सलीम साहब ने कहा कि हमारे साथ बैठ के आप कॉन्फ्रेंस करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस चेयरमैन नैब के अगेंस्ट। मेरे हस्बैंड से भी कहा, लेकिन उस वक्त हमने नहीं की। हमने कहा कि हम इस तरह से ओपनली वीडियोज़ नहीं चलाना चाह रही थी, मैं नहीं चाह रही थी कि इस तरह से ऑनर हो। PTI गवर्नमेंट में मुझे बहुत प्रेशराइज किया गया। आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि आप लोग मीडिया इवन मेरी खबर तक नहीं चला सकता था, फौरन उनको कॉल्स आ जाती थी और किसी किस्म की भी मेरी कोई आवाज़ निकलने नहीं दी गई। मुझे किसी फोरम पे नहीं जाने दिया गया, हर जगह पे, इवन कहीं थानों कचहरियों पे जहाँ पे भी मैं गई, मुझे हर तरफ से जो है प्रेशर दिया गया कि नहीं, ये कुछ नहीं हो सकता, ये सब झूठ है, ये फ्रॉड है, ये खुद फ्रॉड कर रही हैं। ये मैं ब्लैकमेल क्यों करूँगी नैब को? मेरे ऊपर केस पहले उन्होंने बनाया, मैं तो सिर्फ उनके हकाइक सामने लाना चाह रही हूँ और उनके पास फेस सेविंग के लिए कोई और बात नहीं है। तो ये मेरे मतलब मुझे इबरत का निशान बनाने के लिए उन्होंने हर कोशिश की, हर तरह की कार्रवाई की। और रही सही है मेरा इमेज ख़राब करने के लिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस प्लांट करके लोगों की करवाई। उन लोगों के भी मेरे पास बयान है जो बाद में उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार दे के लोग प्लांट किए और मेरे अगेंस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि चेयरमैन PTI इमरान खान इदारों को तड़ियाँ लगाने लगे हैं। शेखुपुरा में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा, मुझ पर 15 FIR काटी गई हैं, 15,000 काट दी जाएं फिर भी पीछे नहीं हटूंगा। इमरान खान ने IG और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को मुखातिब करके इलेक्शन में धांधली करने का इल्ज़ाम भी लगाया। अपने मुल्क के इंसाफ के इदारों को पैगाम देना चाहता हूँ। 15 FIR मेरे ऊपर आपने काटी है, 15,000 भी काट लें तो पीछे नहीं हटने लगा मैं। एक पुलिस वाला जिसने तशद्दुद किया था उसका हमने नाम नोट किया है और इंशाअल्लाह हम पूरी तरह एहतसाब करेंगे। IG पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, आप दोनों को मैंने अपॉइंट किया था, इसलिए किया था कि आप दोनों ईमानदार हैं। आप कान खोल के सुन लो, जो आप ये इलेक्शन में मुदाखलत कर रहे हैं ये ईमानदारी नहीं है। कौम आपको बख्शेगी नहीं। आप पुराने जमाने का पुराना पाकिस्तान, इंतकामी कार्रवाइयाँ, झूठी FIR, लोगों को मारे पड़वानी, ये अब आज आपको इलेक्शन नहीं जिताने लगी। मुल्क बदल चुका है, सोशल मीडिया का जमाना है। ये हमारे मुल्क के मुस्तकबिल की इलेक्शन है। हल्कों के अंदर 10-10 हज़ार रुपए के चेक बांट रहे हैं लोगों को खरीदने के लिए। मेरी सारी लोगों को पैगाम ये है कि पैसे इनसे लेना लेकिन ठप्पा पल्ले पे लगाना। तो बहुत सारी बातें हैं। वैसे बात तो ये भी है कि कल तक नंबर ब्लॉक और मुज़ाकरात की बात न करने वाले PTI चेयरमैन इमरान खान दरवाजे खुलने की बात करने लगे हैं। कहते हैं मुझे अपनी नहीं मुल्क की फिक्र है, जो भी बात करना चाहता है तहरीक इंसाफ के दरवाजे खुले हैं।
लाहौर में सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात में गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा, अपनी फ़ौज को कभी कमज़ोर नहीं देख सकते। आर्मी चीफ की तकरीरी कभी मेरा आइडिया या मेरा इशू नहीं रहा। मईशत और मुल्क के हर बहरान का बेहतर हल इलेक्शंस हैं। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि मुल्क दिवालिया होने से बच गया, IMF से जल्द मामला तय पा जाएंगे। बोले तेल की आलमी सतह पर कीमतें कम हुई हैं, हुकूमत को फ़ायदा होगा तो आवाम को भी फ़ायदा पहुँचेगा। वज़ीर ख़जाना ने खुशखबरी सुनाई कि एक हफ्ते में घी की कीमत 350 से 450 रुपये हो जाएगी। आटे की कीमत भी नीचे आएगी। IMF के बारे में मैं कहता चलूँ कि जल्द ही मामला हो जाएगा, कोई रुकावट नहीं आई, ये बात झूठ है। बहुत जल्द 100-150 रुपए घी जो है वो सस्ता हो जाएगा और इंशाल्लाह 450, 350, 450 रुपए किलो घी मिलना शुरू हो जाएगा। आटे की कीमतें मजीद कम होंगी। जितना जितना अरसा इमरान खान की हुकूमत दूर हो जाएगी, इतनी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। इस वक्त हमको मुश्किलात हो रही हैं LNG खरीदने में। हम काश PTI की हुकूमत की ये सौदे कर चुकी होती। खान साहब जिस नहज पे लेकर आ गए थे, मुल्क दिवालिये की तरफ चला गया था। अगले 2 दिनों के अंदर एक न्यूक्लियर प्लांट कराची में और चल जाएगा 1100 मेगावाट का, तो उससे इंशाल्लाह रिलीफ मिलेगा। लंगर खाने बंद नहीं हुए। ये क्यों ऐसी झूठ बात कहते हैं? PTI जो है वो हमेशा अमीर तरीन लोगों के फजले तो मराद के लिए हमेशा हाजिर है। रियल एस्टेट टाइकून्स को तो 2-2 साल की इन्होंने एग्जेम्पशन दी है। गरीब लोग जो कि खातून अव्वल को अंगूठियाँ नहीं दे सकते, उनके लिए अगर उनको पंजाब हुकूमत बिजली का बिल उनके लिए भर रही है, तो इमरान खान की पार्टी जो है उसके सामने खड़ी हुई, बड़ी अफसोस की बात है। साबिक़ वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने कहा है कि पाकिस्तान दिवालिया होने जा रहा है, नया इलेक्शन और नया मैंडेट ही मसले का वाहिद हल है। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए शौकत तरीन ने कहा है कि रूस से तेल लेने पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन मौजूदा हुकूमत अमरीका से डरने की वजह से तेल नहीं ले रही है। जिस डगर पे जा रहे हैं, जो उसके बीच में हम डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, सिर्फ एक ही हल है और वो है फ्रेश इलेक्शन, फ्रेश मैंडेट। हम अगर जब चढ़ गई थी तो हम एक किस्म से रिलीफ दे रहे थे, और अगर हमें रिलीफ मिल जाती इंटरनेशनल प्राइसेस में, अगर प्राइसेस नीचे जाती तो बिल्कुल इमीडिएटली हम, और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ इनसे, कोई सैंक्शंस नहीं है इस वक्त तेल के ऊपर। तो यूरोपियंस ले रहे हैं, गैस ले रहे हैं, सारा कुछ ले रहे हैं, हिंदुस्तान दबादब ले रहा है तेल। आप क्यों नहीं ले सक रहे? आप उनसे प्रोडक्ट्स ले लें, आप उनसे डीजल लें, उनसे पेट्रोल लें, उनसे तेल लें और उसमें इंटरनेशनल मार्केट में स्वैप कर लें। यहाँ भी कंपनियां हैं जो रशियन ऑयल प्रोसेस करती हैं, तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ ये है कि एक चीज की वजह से ये नहीं ले रहे, और वो है ये डर रहे हैं अमेरिका से। वज़ीर आज़म हाउस और ऑफिस को 1 माह के अंदर अंदर शमसी तवानाई पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। एनर्जी टास्क फोर्स ने सोलर और ग्रीन एनर्जी पर मुंतकिली के हवाले से बड़े फैसले कर लिए हैं। कौमी सोलर एनर्जी पॉलिसी का ऐलान 1 अगस्त को किया जाएगा। शहबाज शरीफ कहते हैं हुकूमत मुल्क को तवानाई के शोबे में खुद कफील बनाना चाहती है। उस्मान खान रिपोर्ट कर रहे हैं। मुल्क में जारी बिजली की आंख मचोली से आवाम परेशान। तवानाई के मुतबादिल ज़राए को इस्तेमाल में लाने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत एनर्जी टास्क फोर्स ने सर जोड़ लिए। वज़ीर आज़म हाउस और ऑफिस को हंगामी बुनियादों पर 1 माह के अंदर शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का फैसला हो गया। बाकायदा प्रोग्राम के तहत उनको भी सरकारी इमारतों को सोलर पर शिफ्ट किया जाएगा। इसकी सबसे इस वक्त बेहतरीन मिसाल जो है वो पाकिस्तान की पार्लिमान है। जो शमसी तवानाई का मंसूबा है उसको मुल्क में फैलाने के लिए मिनी सोलर ग्रिड्स की भी तजवीज़ है। हमारे पास छोटे फीडर्स के करीब जगह मुहैया है। छोटे प्लांट्स 1-1 मेगावाट के हर जगह लगाए जाएं। इजलास में सोलर और ग्रीन एनर्जी पर मुंतकली के हवाले से मजीद अहम फैसले भी किए गए। कौमी सोलर एनर्जी पॉलिसी का ऐलान 1 अगस्त को किया जाएगा। पॉलिसी का निफाज मुश्तरका मुफादात कौंसिल की मंजूरी से मशरूत होगा। इजलास के दौरान ब्रीफिंग में बताया गया कि मुल्क में ईंधन से चलने वाले पावर हाउसेज को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने की तजवीज़ ज़ेरे गौर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं अवाम को सस्ती और माहौल दोस्त बिजली की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। हुकूमत की कोशिश है कि मुल्क को तवानाई के शोबे में खुद कफील बनाया जाए। शमसी तवानाई से पैदा की गई बिजली सस्ती होगी, अवाम पर महंगाई का बोझ कम होगा।
ECC का खैबर पख्तूनख्वा में सस्ता आटा फराहमी जारी रखने का फैसला। 5 लाख टन गंदम दरामद करने का टेंडर मनसूख। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन 3 लाख मेट्रिक टन गंदम के लिए नया टेंडर जारी करेगी। कराची वालों के लिए बुरी खबर, नेफ्रा ने मई के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली 9 रुपए 52 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। और ज़िमनी इलेक्शन में पहले से ज़्यादा वोट हासिल करेंगे। PTI को 10,000 वोटों के मार्जिन से हराएंगे। लीगी उम्मीदवार शेख सलमान नईम की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की मौजूदा इंतज़ामिया की 4 साला मुद्दत ख़त्म हो गई है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने सदर, सेक्रेटरी जनरल और खजानची को डी नोटिफाई कर दिया है। इसी बारे में मजीद बात होगी। समा के नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अब्बास शब्बीर, अब आगे क्या होगा, आइंदा क्या होगा? देखिए, एक तरफ 4 साल की मुद्दत मुकम्मल होने पर स्पोर्ट्स बोर्ड ने सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन आसिफ बाजवा, सदर PHF ब्रिगेडियर रिटायर खालिद खोकर और खजानची को फारिग करने का नोटिफिकेशन कर दिया है, उनको डी नोटिफाई कर दिया है और ये कहा है कि 2022 को इनकी मुद्दत खत्म हो गई है 14 मई को, जिसके बाद अब PHF इंतजामिया नए इंतखाबात का शेड्यूल अभी तक उन्होंने जारी नहीं किया। इसलिए स्पोर्ट्स बोर्ड ये स्पोर्ट्स पॉलिसी 2005 की खिलाफ वर्जी है और इसके लिए इनको डी नोटिफाई किया जाता है। लेकिन हॉकी फेडरेशन का मौक़िफ़ इसकी बिल्कुल बरअक्स है, वो आईनी बहरान की कैफियत इसको करार दे रहे हैं और कल इस हवाले से हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी आसिफ बाजवा अपना लाएअमल बताएंगे। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। और महकमा मौसमियात की पेशगोई कुछ होती है और होता कुछ और ही है। कराची में गुज़श्ता 3 दिन से मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से जारी बारिश के बाद आज हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान था, मगर दोपहर के 3 बजते ही मुख्तलिफ इलाकों में जोरदार बारिश हुई है। पूरा शहर पानी पानी हो गया। कराची के पल पल बदलते मौसम और महकमा मौसमियात की पेशगोइयों ने शहरियों को चकरा कर रख दिया है। गुज़िश्ता 3 दिन से मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से जारी बारिश के बाद आज हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान था, लेकिन दोपहर के 3 बजते ही सुपर हाईवे और गुलशन मेहमार में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। काली घटाओं ने सुरजानी टाउन, नॉर्थ कराची और मलीर में भी जलथल कर दिया। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जेर तामीर गुज्जर नाला जेरे आब आ गया। कुछ देर की बारिश से शादमान टाउन का नाला हर साल की तरह इस साल भी उबल पड़ा और इलाके की गलियां पानी में डूब गईं। सखी हसन से नागन चौरंगी जाने वाला रास्ता जगह जगह तालाब का मंजर पेश करने लगा। पानी जमा होने की वजह से शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर ट्रैफिक जैम हो गया। शादमान टाउन, सखी हसन और नागन चौरंगी जाने वाले ट्रैक पर गाड़ियों की कतारें लग गईं। शारे पाकिस्तान, राशिद मिनाज रोड, यूनिवर्सिटी रोड और अबुल हसन अस्फहानी रोड समेत शहर की अहम शाहराहों पर गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की लाइनें लग गईं। मौसम की सूरत हाल के बायस पीपल्स बस सर्विस के बाद ग्रीन लाइन बस सर्विस भी आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई। अरबों रुपए खर्च कर दी इस गाड़ी के चलाने के ऊपर, जब पब्लिक टाइम है बैठने का बोलेंगे गाड़ी बंद कर दी। NDMA ने मुताल्लिका महकमे और अथॉरिटीज के लिए नई एडवाइजरी जारी कर दी है और ईद के दौरान इमरजेंसी सर्विसेज के अमले की दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत की है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर जमजम सईद के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। तो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है। सड़कों पर पानी जमा है। ऐसे में खुर्शीद आलम मौजूद हैं इस वक्त नागन चौरंगी पर। वहां पर क्या सिचुएशन है, इसी पर वो हमें अपडेट करेंगे। जी खुर्शीद। जी बिल्कुल, इस वक्त भी नागन चौरंगी पर हल्की हल्की बारिश हो रही है और सबसे अहम तरीन सूरत हाल ये कि कम अज़ कम ट्रैफिक की रवानी कुछ बेहतर होना शुरू हुई है, इसलिए कि पानी निकाल तो दिया गया लेकिन पानी का एक बहुत बड़ा वॉल्यूम अभी भी यहाँ से निकल रहा है। और महकमा लोकल गवर्नमेंट के इंजीनियर यहाँ पर मौजूद हैं, उनका ये कहना था कि बारिश के दौरान 1 से 1.5 घंटे तक ये सूरत हाल रहेगी, लेकिन सूरत हाल को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस वक्त भी इसके बावजूद कि ट्रैफिक बेहतर हुआ है, चूँकि अब ट्रैफिक में पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम है, तो नागन चौरंगी पे एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो लोग अपने घरों को जाने के लिए बसों, कोचों और रिक्शों के इंतजार में खड़े हैं। और सबसे अहम तरीन बात यह है कि रात के इस पहर भी बड़ी तादाद ऐसी लोगों की जो अपने घर नहीं पहुँच सकी है और उसकी वजह सिर्फ ये है कि मुतबादिल बारिशें हो रही हैं और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में दोपहर से जो सिलसिला शुरू हुआ था वो रात के इस पहर भी जारी है। लेकिन महकमा लोकल गवर्नमेंट के जिम्मेदारान का ये कहना है, इसके अलावा ज़िला इंतजामिया के अफसरान भी आए थे, तो उनका ये कहना था कि कराची में जो चोकिंग पॉइंट्स हैं उन पर ख़ास नज़र रखी जा रही है और कोशिश की जा रही है कि आवाम को ज़्यादा दुश्वारी ना हो। लेकिन नागन चौरंगी वाज़ेह है कि उन मकामात में से जो सबसे ज़्यादा चोकिंग पॉइंट्स में से टॉप 10 में शुमार किया जाता था। जी
जी बहुत शुक्रिया आपका। आप हमें आगाह कर रहे थे खुर्शीद आलम। और कराची के इलाके गडाब में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नाले उबल पड़े हैं। सैलाबी रेले में 3 अफराद बह गए हैं, एक को बचा लिया गया है जबकि 2 की तलाश का सिलसिला जारी है। सैलाबी रेला तेज़ी से नॉर्दर्न बाईपास और मोटरवे की जानिब बढ़ रहा है। तफसीलात जानते हैं, नुमाइंदा खुसूसी मंसूर मुगैरी हमारे साथ मौजूद है। मंसूर साहब, क्या सूरत हाल है, कितनी बारिश यहाँ पर रिकॉर्ड की जा चुकी है गडाब में, और क्या ये रेला मोटरवे को हिट कर सकता है? फवाद साहब, देखिए जो हमारे ज़राए वहाँ गडाब के मौजूद हैं, उनका कहना है कि शाम 4 बजे से बारिशों का सिलसिला जारी है, जो ताहाल बारिशें जारी हैं और कभी तेज और कभी हल्की बारिश हो रही है। हम अपने नाज़रीन को फुटेज दिखा सकते हैं कि जो वहाँ के नदी नाले हैं और जो चेक डैम है वो भर गए हैं, जिस वजह से ओवरफ्लो होने से पानी का शदीद बहाव है जो जारी, तो वहाँ से गडाब जो मेन रोड है क्रॉस करके आगे जा रहा है। और अभी अभी जो हमारे ज़रा है उनका कहना है कि 3 बंदों को गडाब नदी जो है ना बहाकर ले गई है और उनमें से एक को बचा लिया गया, 2 की तलाश जारी है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका मंसूर साहब। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों और सैलाब से जहां बहक अफराद की तादाद 45 हो गई, सैकड़ों घर गिर गए, फसलों और बागात को भी शदीद नुकसान पहुंचा। क्वेटा में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई, जबकि सिंध और पंजाब में भी तूफानी बारिशों की तबाहकारियां जारी हैं। बलूचिस्तान में बारिशों की तबाहकारियां। किला सैफुल्ला में सैलाबी रैले में बहकर 4 अफराद जान से गए। योब और लोरालाई में रैले में डूबकर 5 अफराद जाँ बहक हुए। तुर्बत, नौशकी और मस्तोंग में भी अमवात हुई। क्वेटा में मजीद बारिशों के पेश नजर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। बाईपास और मगरबी बाईपास दोनों तरफ से जब पानी आया तो जो स्पेशली जो इंक्रोच हुए थे, जो इंक्रोचमेंट हुई थी उन नालाज में, वहाँ पे जो घर बने हुए थे उनको ज्यादा नुकसान पहुंचा और वही से हमें जो है कैजुअलिटीज रिपोर्ट हुए। कोहलू में सोनारी के मुकाम पर पुल सैलाबी रैले में बह गया। पशीन में लीवीज की गाड़ी को रैला बहा ले गया। सिंध और पंजाब में बारिशों का सिलसिला थम न सका। मुल्तान में मुख्तलिफ हादसात के दौरान 2 खवातीन समेत 3 अफराद जानों से गए। ठट्टा में कोयले की कान में पानी दाखिल होने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, 8 लाशें निकाल ली गई। नौशीर और फिरोज की तहसील मोरो में पानी घरों में दाखिल हो गया। दादू में कीरथर पहाड़ी सिलसिलों में बारिशों के बाद नदी नालों में तुगयानी आ गई, राब्ता पुल टूट गया। मैंगोरा में नदी नालों में तुगयानी का खदशा, हाई अलर्ट कर दिया गया। इमरान खान धर्मपुरा पहुंच गए, जलसे से खिताब कर रहे हैं। कोई ना ऐसा इंसान आया है ना आ सकता है। मोहम्मद मुस्तफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उम्मती हैं। गौर से सुने, आज बाद में नारे। पाकिस्तानियों याद रखो, ये वाहिद दुनिया में मुल्क बना था इस्लाम के नाम पे। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने पाकिस्तान के लिए वोट दी इसलिए कि हमारे मुल्क का एक बनने पे नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, मेरा तेरा रिश्ता क्या। इस बड़े वादे, ये अल्लाह से वादा है, ला इलाहा इल्लल्लाह, उस पे बना था मुल्क। और उस मुल्क में जब एक सियासतदान लोगों से वोट लेके अपना जमीर बेचता है, अपने जमीर की कीमत लगाता है, पैसे के बुत की पूजा करता है, तो सारी कौम पे लाजिम हो जाता है कि इन मुनाफिकों को, इन लोटों को हम सब मिलके इनको शिकस्त दें। आपने सबने इसको अकरम उस्मान की जंग नहीं समझनी। ये अकरम उस्मान की जंग नहीं है, ये आप सबकी जंग है, ये आपकी जंग है, ये पाकिस्तान की जंग है। ये जो हमने पाकिस्तान बनाया था और उसमें जो हमने अल्लाह से वादा किया था कि अल्लाह हम इसको वो मुल्क बनाएंगे
जो मदीना की रियासत के उसूलों पे खड़ा होगा, इस्लामी फलाई रियासत, हमारा वो ख्वाब था। उस ख्वाब के अंदर ये लोटे, ये अमेरिकनों के गुलाम, ये चेरी ब्लॉसम बूट पॉलिश, ये वो लोग जो पैसे के बुत की पूजा करने वाले, इनको हमने शिकस्त देनी है इंशाअल्लाह। मेरे नौजवानों, आपके ऊपर लाजिम है, ये मुल्क आपका है, मुस्तकबिल आपका है। इन लोटों के होते हुए, ये शबाज शरीफ और हमजा कुकड़ी के होते हुए इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। इसलिए हम सब ने हमने अपने अल्लाह के सामने वादा करना है कि हमने ला इलाहा इल्लल्लाह पे चलना है, झूठ को हराना है, इस बातिल का मुकाबला करना है, इन गद्दारों का मुकाबला करना है, इन मीर जाफर और मीर सादक का मुकाबला करना है। और हमने अपने मुल्क की हकीकी आजादी की जंग लड़नी है। ये जहाद है, पॉलिटिक्स नहीं है, ये जहाद है। अब नौजवानों और मेरी बहनों, एक समझे, हमारा मुकाबला सिर्फ इन लोटों से नहीं, हमारा मुकाबला इंतजामिया और इलेक्शन कमीशन के साथ भी है। ये मिलके, क्योंकि ये न्यूट्रल अंपायर से हमें नहीं हरा सकते, ये सिर्फ अंपायरों को साथ मिला के हमें शिकस्त देने की कोशिश करेंगे। और मैं आप सबको नौजवानों, ये अब्दुल कादिर, जरा सुने, अब्दुल कादिर मेरे साथ था जब हमने इन 1988 में हिंदुस्तान का दौरा किया। वो वाहिद दौरा था जिधर मैंने पाकिस्तान टीम की कप्तानी की। हिंदुस्तान के अपने अंपायर थे। उससे पहले और उसके बाद ना कभी हम हिंदुस्तान में उनके अंपायरों से जीते और ना कभी वो पाकिस्तान में हमारे अंपायरों से जीत सके। वो वाहिद था, वो वाहिद दौरा था जिधर मैं अपनी टीम को लेके गया हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान के अंपायरों के होते हुए हम उनको फेंटा लगा के आए। तो अब तो धर्मपुरा, ये वो वक्त फिर आ गया, अंपायरों के साथ हमने इनको फेंटा लगाना है इंशाअल्लाह। अब ये सुने, मैंने पिछले 2.5 साल कोशिश करता रहा कि हम पाकिस्तान में साफ और शफाफ इलेक्शन करवाएं। मैं कहता गया कि ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल किया जाए। हमने पूरी कोशिश की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान जलसे से खिताब कर रहे हैं।